कभी कभी समय और लोग अचानक हमारी सोच और ज़रूरत के बिल्कुल उल्टा हो जाते हैं, जिससे हमें संभलने का मौका नहीं मिलता, सोचने का समय नहीं मिलता और हमारी दया हम पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं अपनी मौसी के साथ रहता था, क्योंकि वह एक अकेली औरत थी, और जब मैं उनके पास आया तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक और स्वस्थ था। मगर मेरी हमदर्दी ने मुझे वह दिन दिखाए कि मैं किसी काबिल नहीं रह गया था। मौसी ने मेरे साथ जो कुछ किया वह मैं सोचकर भी कांप उठता हूँ कि कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। मौसी के पास रहते हुए मुझे कुछ ही समय हुआ था कि अचानक मेरी तबीयत तेजी से खराब होने लगी थी, और मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी तबीयत बहुत ही खराब महसूस कर रहा था। मेरा सर भी बहुत ही भारी था। आज भी जैसे ही मैं सुबह उठा तो मुझे बहुत ज़्यादा ही कमजोरी महसूस हो रही थी, और मेरे सिर में तेज दर्द था, और यह सब मेरी समझ से बाहर था। आखिर मेरे साथ यह हो क्या रहा है? वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे कोई चोट भी नहीं लगी थी। बस इतना पता था कि जब से मौसी के पास रहने आया था तब से ही मुझे सिर के दर्द की बीमारी शुरू हो गई थी। मैं हिम्मत करके उठा और हाथ मुंह धोकर बाहर आंगन में निकल आया। मौसी घर की सफाइयाँ कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराए और मेरे पास आकर मेरा माथा चूमा और बोली, उठ गया मेरा बेटा? और फिर से पास पड़ी सोफे की तरफ इशारा किया और बोली, यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मौसी का अंदाज और व्यवहार बिल्कुल मेरी माँ के जैसा था। वह मुझसे मेरी माँ की तरह प्यार करती थी। उनके कहने पर पास पड़े सोफे पर बैठ गया और मौसी नाश्ता बनाने चली गई। उनको मुस्कुराता देखकर मुझे भी सुकून हो गया था, और भगवान का धन्यवाद किया कि अब मेरी मौसी जिंदगी की तरफ लौट रही है, और मुस्कुराना और बोलना भी शुरू कर दिया था। और यह सब मेरी माँ की कुर्बानी की वजह से हुआ था। वह मेरे आने से पहले की तरह हो गई थी, वरना कुछ समय पहले होने वाले हादसे ने उनके चेहरे की हंसी ही छीन ली थी। यह कैसा हादसा जिसमें मौसी के जीने की आस ही खत्म कर दी थी। मौसी के जवान बेटे की मौत ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मौसी के बेटे की अचानक मौत ने मौसी को पागल कर दिया था। मेरा मौसेरा भाई कुछ महीने पहले ही इस दुनिया से चला गया था। उसे ना तो कोई बीमारी थी न तकलीफ थी, मगर जाहिर सी बात है, मौत के लिए कोई समय तय नहीं है कि किस समय आ जाए। जिसका जब समय आता है वह भगवान के पास चला जाता है। लेकिन हम इंसानों के अंदर इतना सब्र कहाँ है? हम सब्र नहीं कर पाते और जाने वाले के पीछे रो रो कर खुद को बेहाल कर लेते हैं। हम यह नहीं सोचते कि भगवान ने जो दिया है उसे बड़े आसानी से ले भी सकता है। कितना भी शक्तिशाली इंसान क्यों न हो, उसे भगवान के पास लौटकर जाना ही पड़ेगा। मेरी मौसी भी अपने बेटे की मौत के गम में पागल हो गई थी और बुरी तरह चीख चीख कर अपने बेटे के लिए रोती थी। वह मेरी मौसी का इकलौता बेटा था और मौसी अपने बेटे पर जान छिड़कती थी। मौसी की जिंदगी बेटे से शुरू होकर बेटे पर ही खत्म होती थी। मेरे मौसा की मौत तो बहुत पहले हो गई थी। मेरे मौसा अपने पीछे बहुत सारी दौलत जायदाद छोड़ गए थे, इसलिए मेरी मौसी को पैसों की कोई कमी नहीं थी। बस उनका एक ही बेटा था और उसे उन्होंने अपने कलेजे से लगाकर पाला था। जीने का सहारा बस उनका बेटा ही था। बहुत ही लाड प्यार से उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। उसे जिंदगी का हर सुख दिया था। उसकी ऐसी कोई इच्छा ना थी जो मौसी ने पूरी ना की हो। मौसी का बेटा यानी मेरी कजिन बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, मगर इसके बावजूद भी मेरे कजिन में दिखावा नाम का कोई भी शब्द नहीं आता था। वह बहुत ही हंसमुख और मिलनसार लड़का था। उसने अपने लाडले और अमीर होने का कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाया था, और सच तो यह था कि उसकी मौत का हमें भी बहुत दुख पहुंचा था। वह उन लोगों में देखा जो मरते हैं तो सबकी जुबान पर सिर्फ अफसोस और तारीफ ही होती है। ऐसा नहीं था कि वह मरकर ही अपनी अहमियत जता गया था, बल्कि जब वह जिंदा था तब भी पूरा खानदान और जानने वाले उसकी बहुत तारीफें करते थे, जिस पर मौसी का सर गर्व से ऊंचा हो जाता था। गर्व से सर उठाकर कहते, आखिर बेटा किसका है? और जब वह मरा तो सबको ही बहुत अफसोस हुआ था।
तब मेरी मम्मी से मौसी की पागलों जैसी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने अपने दूसरे नंबर वाले बेटे यानी मुझे मौसी को सौंप दिया था, ताकि मौसी का दिल बहल जाएगा और मौसी को थोड़ा सब्र आ जाएगा। इस तरह मैं अपनी पूरी तरह से मौसी के साथ रहने लगा था। मौसी भी शुरू में तो मुझे घूरती रहती और मुझे साफ महसूस होता था जैसे वह मुझे मुश्किल से ही बर्दाश्त कर रही हैं, मगर फिर भी हर समय मुझे सामने देखकर वह धीरे धीरे संभलने लगी थी और अब मेरा बहुत ही ख्याल रखने लगी थी। मुझे अपने बेटे का सामान और कमरा भी दे दिया और खुद मेरे पास सोने लगी थी। मैं समझता था वह अपना बेटा खोने के बाद बहुत ज़्यादा डरने लगी है, इसलिए मेरे साथ सोती हैं। रात को मुझे अकेला कमरे में नहीं छोड़ती। मैं भी मौसी के इस प्यार पर खुश हो गया था और उन्हें अपने कमरे में सोने देता था। लेकिन आधी रात को जब मेरी आंख खुलती तो मौसी मुझे जागी हुई मिलती थी, मगर मुझे जागता हुआ देखकर वह सो जाती थी। कुछ दिन तो धीरे धीरे ऐसे ही गुजर गए। मेरी नींद तो अब बहुत ही गहरी होने लगी थी कि रात का सोया मैं अब सुबह को ही उठता था, और जब मैं सुबह उठता तो मेरी सिर बेजान सी महसूस होती थी। शुरू में अपनी हालत को तो मैंने थकान समझ लिया था, हालांकि मैं कोई बहुत भारी काम नहीं करता था, बस बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ घूम लेता था। और अब तो वह भी छोड़ दिया और सारा दिन घर पर पड़ा रहता था। मगर मेरी हालत ठीक होने की बजाय वैसी की वैसी ही थी, बल्कि और भी ज़्यादा खराब रहने लगी थी। अब तो मेरा पूरा शरीर ही दर्द करने लगा था। मैं परेशान रहने लगा। मौसी को भी बताया, मगर उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि थकान होगी, आराम कर लो। तंग आकर मैंने अपने घर वालों को बताया तो वह मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो डॉक्टर चीख पड़ा, क्योंकि मौसी रोजाना मेरे साथ। मेरा नाम शार्दुल है, मेरी उम्र 21 साल है और मैं एक अच्छे खाते पीते घराने में पैदा हुआ था। हम 4 बहन भाई थे। मेरे पिता का अपना किराना का कारोबार था, जिसकी आमदनी से हमारी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। मौसा के मुकाबले मेरे पापा का बिजनेस छोटा था और हम भाई बहन भी ज़्यादा थे, मगर पापा ने फिर भी हमें बहुत अच्छा खिलाया पिलाया और पढ़ाया लिखाया। जबकि मेरे मौसा का भी एक ही इकलौता बेटा था। मौसा के मरने के कुछ ही समय पहले जन्म लिया था। मौसा की मौत हादसा थी, एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। मौसा की मौत से मौसी बहुत ज़्यादा टूट गई थी, लेकिन अपने बेटे को देखकर उनके अंदर जीने की उमंग जागी थी। मौसी ने अपने बेटे को बहुत मोहब्बत से पाला था। बाप की कमी तो औलाद को रहती ही है, मगर मौसी ने कोशिश की थी कि मेरी कजिन बाप की कमी को ज़्यादा महसूस न करे। वह मेरे कजिन के मुंह से कोई भी फरमाइश सुनती तो उसे ज़रूर पूरा करती थी, मगर हमारी ज़िंदगी अलग थी। हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना अच्छा तो था, लेकिन पढ़ाई के खर्चे और घर के दूसरे खर्चा की वजह से पापा की कमाई का बड़ा हिस्सा उन खर्चों में ही निकल जाता था। मेरी माँ कुछ पैसे बचा भी रही थी ताकि बच्चों की शादी के समय उन्हें दूसरों का मुंह न ताकना पड़े। इसलिए हम भाई बहन अपनी इच्छाओं को सीमित रखते थे, मगर हमारे कजिन की बात अलग थी। मौसी का बस चले तो पूरी जायदाद अपने बेटे पर एक बार में ही न्यौछावर कर दे। मौसी और मेरी माँ में बहुत अच्छी दोस्ती थी और इसमें सबसे ज़्यादा हाथ मेरी माँ की मिलनसार और हमदर्द तबीयत का था, वरना मौसी अपने आप में ही रहने वाली इंसान थी। उनका सारा ध्यान तो और सारा प्यार तो बस अपने बेटे के लिए ही था। उन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं था। जब हमारे मौसा जिंदा थे तब मौसा और हम सब साथ मिलकर रहते थे, मगर मौसा की मौत के बाद मौसी अपने बेटे को लेकर एक महंगे घर और बहुत ही अच्छे इलाके में रहने लगी थी। लेकिन हमारे बीच का जो प्यार का संबंध था, रिश्ता था, वो खत्म नहीं हुआ था। हम अक्सर मौसी के घर चले जाया करते थे और मेरा कजिन भी हमारे घर चला आया करता था। वह बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, जिसने अपने बाप की मौत के बाद मेरे पापा को ही अपना बाप समझ लिया था और अपनी हर समस्या मेरे पापा से पूछना और उन्हें अपनी हर मुश्किल बताता था। मेरी माँ को भी वह माँ का दर्जा ही देता था और हम बहन भाइयों से भी उसका बहन भाइयों वाला ही रिश्ता था। कयामत तो हम पर तब टूट पड़ी जब एक रोज़ अचानक ही सुबह सुबह मेरे भाई के मरने की मुझे खबर मिली।
हम सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था और हम लोग सबके सब दंग रह गए थे, क्योंकि वह एक दिन पहले ही हम सबसे मिलकर गया था और उस समय वह बिल्कुल ठीक ठाक और एकदम स्वस्थ था। फिर सुबह सुबह अचानक उसे क्या हो गया था। इंसानों के अंदर यह तो नेचुरल है कि जब हम किसी के मरने की खबर सुनते हैं तो उसके मौत का कारण भी खोजने लगते हैं। हमें लगता है कि वह इंसान मरा है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। हालांकि मौत के लिए किसी कारण का होना जरूरी नहीं होता। हम भी अपने कजिन की मौत पर हक्का बक्का रह गए थे और रोते हुए मौसी के घर पहुंच गए थे। सामने ही हमारा कजिन अपना बेजान शरीर लिए हुए गहरी नींद से सो रहा था और यह दृश्य हमारे लिए इतना दर्दनाक था कि हमारा दिल निकलने वाला था। ऐसा पहली बार हुआ था जब हम वहां पहुंचे और हमारा कजिन दरवाजे से ही हमें लेने नहीं आया था, बल्कि हमें उस तक जाना पड़ा था। मौसी की जोरदार चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, जिसकी वजह से सबकी ही आंखों में आंसू बह रहे थे। मौसी का सदमा हम सबसे बहुत बड़ा था, वह तो उनकी जीने की इकलौती वजह थी। हम सब भी रोते हुए मौसी के पास पहुँचे और अपनी कजिन के मौत के पीछे का कारण जानने लगे। तब मौसी ने रोते हुए बताया कि रात को तो अच्छा भला था, खाना पीना भी मौसी के साथ किया और फिर बोला कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। मौसी ने बताया कि फिर मैंने उसे आराम करने के लिए उसे उसके कमरे में भेज दिया, मगर सुबह जब कॉलेज जाने के लिए मौसी उसे जगाने उसके कमरे में पहुंची तो उसका शरीर बेजान हो चुका था। उसकी अचानक मौत ने सबको ही चौंका दिया था। मौसी के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। वह तो लगभग पागल सी ही हो गई थी और जोर जोर से चीख चीख कर अपने बेटे को पुकार रही थी। जब हमारे कजिन के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा तो मौसी बेहोश होकर गिर पड़ी थी। मेरी माँ भी बहुत उदास थी और मौसी को संभाल रही थी। आसपास लोग मौसी के लिए अफसोस कर रहे थे। कितनी जमीन जायदाद और मौसा का चलता कारोबार अब किसके हवाले करेंगे, क्योंकि पति तो पहले ही मर गया था और अब जवान बेटा इकलौता सहारा था, वह भी छोड़कर चला गया। लोगों की इस तरह बातों पर मेरी मम्मी को भी बहुत अफसोस हुआ। जिसका जवान बेटा छोड़कर चला गया हो उसे भला अब दौलत का क्या ही करना। सबसे कीमती चीज़ तो औलाद ही होती है। जब वही नहीं रही तो दौलत जायदाद तो बेमोल हो जाती है। एक माँ के लिए उसकी पूरी दुनिया उसका बच्चा ही होता है और वही दुनिया मौसी की लुट चुकी थी। मौसी को बहुत देर बाद बहुत ही मुश्किलों से होश में लाया गया था, मगर जैसे ही होश में आने के बाद उन्होंने अपने बेटे को अपने पास नहीं देखा तो वह उल्टी सीधी बातें करने लगी थी। कभी कहती कि उनके बेटे को किसी ने मार डाला है और कभी वह चीखने लगती कि उनका बेटा जिंदा है, अपने कमरे में सो रहा है, जल्दी से उसे उठाकर लाओ, मैं अभी उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। हम सब जानते थे कि उनकी हालत तो उनके जवान बेटे की अचानक मौत की वजह से ऐसी हो गई है, इसलिए सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मेरी माँ ने जब यह देखा तो वह परेशान हो गई, क्योंकि हम सारी जिंदगी मौसी के पास नहीं रह सकते थे और अब मौसी अपने बड़े से अकेले घर में कैसे रहती। हम लोगों को तो अपने घर जाना ही था, क्योंकि हमारा अपना घर था। मम्मी ने मौसी को अपने साथ चलने को कहा, मगर वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि तभी भी मेरा बेटा यहाँ आ सकता है। मौसी की ऐसी बातें सुनकर उन्हें अकेला छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। फिर तय यह हुआ कि हम में से किसी एक को मौसी के पास रुक जाना चाहिए, ताकि वह अकेली ना रहे और जो कोई उनका ख्याल रख सके। मेरी बहनों को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था और बड़ा भाई मौसी के पास रहने को तैयार नहीं था, इसलिए घर वालों ने मुझे ही मौसी के पास छोड़ दिया और मुझे समझा बुझाकर चले गए। शुरू में तो मौसी का रवैया वैसा का वैसा ही था। वह उठते बैठते पागलों जैसी हरकत करती थी, कभी कभी चीखने लगती तो कभी कभी बड़बड़ाने लगती थी। मैं सामने होता तो मुझे बहुत ही बुरी तरह से घूरने लगती थी। ऐसा लगता है कि जैसे वह मुझे अभी कच्चा खा ही जाएंगी। अपने बेटे की जगह मेरा होना उन्हें शायद बिल्कुल गवारा नहीं था। मैं मौसी के घूरने से डर जाता था, मगर मैं खुद को समझाता था कि मौसी की इस समय बहुत ज़्यादा दुखी है, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत है। अगर मैं भी डर डर कर पीछे हट गया तो उन्हें अकेला छोड़कर चला गया तो मौसी का फिर क्या होगा।
वह किसके सहारे जिंदा रहेंगी, यही सोचकर मैं सब्र कर लेता था। मुझे उनकी परवाह भी थी। मैं चाहता था कि किसी तरह मौसी नॉर्मल हो जाए, उनकी तबीयत पहले की तरह ठीक हो जाएगी तो फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। इसलिए मैं मौसी की हर बुरे रवैये को सह रहा था और मैं उन्हें हर तरह से मनाने की कोशिश करता रहा। तो मौसी भी अब कुछ बदलने लगी थी। अब वह घूरती नहीं थी, बल्कि वह मुझे आंखों में चमक लिए देखती रहती। ऐसा लगता कि जैसे वह मुझे देखकर कितना खुश हो जाती हैं। एक दिन वह मुझे पकड़कर अपने बेटे के कमरे में ले गई और उसका सारा कीमती सामान उठाकर मुझे देने लगी। मौसी के अंदर आए इतने बड़े बदलाव पर मैं हैरान था, मगर मैं खुश भी था कि चलो मैंने मौसी को दुख के समंदर से निकाल लिया है। धीरे धीरे मौसी नॉर्मल हो रही थी, जिंदगी की तरफ लौट आएगी और मेरा यह सोचना बिल्कुल सही निकला था। मौसी बहुत ज़्यादा संभलने लगी थी, मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती और मुझे अपने पास बिठाकर मुझे खाना खिलाती। ज़्यादातर समय मेरे आसपास ही रहती थी, बहाने बहाने से मेरे सारे काम करती। मैं भी मौसी के इस रवैये पर बहुत खुश था कि चलो धीरे धीरे मौसी अब ठीक हो रही है। लेकिन अभी अगर मैं रातों को जागता तो मौसी मुझे जागती मिलती थी। मुझे मौसी की अभी चिंता रहती थी। मुझे लगता था कि शायद अब भी वह अपने बेटे को भूल नहीं पाई है और उसकी याद में रात को जागती रहती है। लेकिन मौसी मेरे कमरे में मेरे पास ही सोती थी। कुछ दिन बाद मेरी नींद बहुत ही ज़्यादा गहरी होती चली गई कि मैं रात को सोता तो सुबह ही मेरी नींद खुलती थी। वह भी मौसी के जगाने पर ही उठता था। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे यही लगता था कि दिन भर की थकान की वजह से शायद रात को मैं गहरी नींद सो जाता हूँ। लेकिन इतनी लंबी नींद लेने के बाद भी मेरी सेहत अचानक धीरे धीरे गिरने लगी थी। मैं थका थका सा रहने लगा था और सुबह उठना तो मेरे सिर बेजान सी होती थी। मैं इसे अपनी थकान समझ लेता था और अपनी हालत को इग्नोर कर देता था। अपनी तरफ से पूरा आराम करने की कोशिश करता, मगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब तो धीरे धीरे मेरे चेहरे की चमक भी ख़त्म होने लगी थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। हालांकि मेरी मौसी मुझे अच्छा खाना दे रही थी। सोने से पहले 1 गिलास दूध भी देती थी। सुबह दूध, ब्रेड, मक्खन, पता नहीं नाश्ते की टेबल पर क्या क्या मौजूद रहता था। सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी अपनी मौसी के घर, अपने घर से ज़्यादा ऐश के साथ गुजर रही थी। मगर फिर भी मैं कमज़ोर होता जा रहा था और यह बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने एक दिन अपनी यह परेशानी अपनी मौसी को बताई कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कमजोरी भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। मेरी बात पर मौसी ने गौर से मुझे देखा और नामे सिर हिलाते हुए बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम दोस्तों के पास चले जाते हो तो खेलते कूदते हो, थकान हो जाती होगी, आराम करो ठीक हो जाओगे। मैं मौसी की बात सुनकर चुपसा हो गया था, मगर मैं कोई बच्चा नहीं था जो मैं अपनी हालत को ऐसे इग्नोर कर देता। नया नया जवान हो रहा था, खेलने कूदने से मुझे इतनी कमजोरी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने मौसी से ज़्यादा बहस नहीं की और अपने कमरे में आराम करने चला गया। अब तो मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना भी छोड़ दिया था। बाहर से थोड़ा बहुत सामान मौसी के लिए ले आता था। अब मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि मैं मौसी का ख्याल रखने की बजाय उन पर बोझ बनता जा रहा हूँ। मैं खुद सारी जिम्मेदारी लेना चाहता था, मगर मैं अब बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुका था। घर में चलना भी मुश्किल हो रहा था। कॉलेज जाना तो दूर की बात है, कभी कभी जब कॉलेज चला जाता तो मेरे दोस्त मुझे हैरत से देखते और कहते, इतने कमज़ोर क्यों हो जा रहे हो। अब तो मेरी टीचर भी महसूस कर लिया था और मुझे सलाह दी कि किसी डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन मैं करता तो क्या करता। मौसी ने तो मेरी बात मानने से ही इनकार कर दिया था और फिर एक दिन मजबूरन होकर मैं अपने घर चला गया और उन्हें अपनी समस्याएं बताई। मेरी हालत देखते ही मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। मेरे पापा मुझे उसी समय डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरी हालत देखी तो वह भी मुझे देखकर चौंक गया। उसने मेरा चेकअप किया तो वह भी हैरान हो गया
गया। वह मुझसे तरह तरह के सवाल करने लगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे साथ कौन कौन है। पापा और मैं ऐसे सवालों पर हैरान थे। मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं अपनी मौसी के साथ रहता हूँ और घर में सिर्फ मेरी मौसी के अलावा और कोई नहीं रहता। डॉक्टर ने यह सुनकर हैरत का इजहार किया और मेरे हालत की वजह मेरे पापा को बताई तो मुझे और पापा को तेज झटका लगा था। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और मैं बैठा रह गया था। हम दोनों पापा बेटे सर झुकाए घर पहुंचे तो घर वाले हमारा ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, मेरी माँ मेरे पास आई और पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा। पापा शायद गुस्से में थे। वह गुस्से में बोले कि वो औरत दिमागी मरीज है और बहुत ही बेशर्म है। पापा तो यह भी बोल गए कि मौसी ने अपना बेटा खुद मारा होगा। मेरी माँ हैरान रह गई थी। पापा को समझाने की कोशिश करने लगी कि वह भला ऐसा क्यों करेगी, अपने बेटे की जान कोई क्यों लेगा, वह तो उसे कितना प्यार से पाल रही थी। माँ की बात पर पापा भड़क उठे और उल्टा मेरी माँ से ही लड़ने लगे कि औलाद हमारे कोई फालतू नहीं, जो तुम उस औरत का दिल बहलाने के लिए मेरा बेटा उसे दे आई थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि वह हमारे बेटे के साथ क्या कर रही थी। पापा की बात सुनकर मम्मी भी चौंक गई थी। मुझे देखा तो मैं अपना सिर झुकाए बैठा हुआ था। मुझे दुख हो रहा था कि मैं उस औरत को अपनी माँ समझता रहा और वह मेरे साथ क्या करती रही। मेरे कानों में तो अब तक डॉक्टर की बात गूंज रही थी। डॉक्टर ने पापा को बताया था कि मुझे स्लो जहर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी यह हालत हो गई है और मैं धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा था। तब मुझे पता चला कि मैं क्यों अब रातों को गहरी नींद सोने लगा था और मौसी क्यों मुझे रोजाना सोने से पहले 1 गिलास दूध देना कभी नहीं भूलती थी। पापा ने मेरी मम्मी को बताया तो वह सदमे से एक तरफ बैठ गई थी। अगर मैं घर में आकर किसी को ना बताता तो यकीनन एक दिन खामोशी से इस दुनिया से चला जाता और मेरे माँ बाप को मेरे मरने की वजह भी पता नहीं चलती। मेरी माँ मेरी हालत देख देख कर रो रही थी और मुझसे माफिया मांग रही थी कि मुझे माफ कर दो। मैं ना समझ थी जो उस औरत को समझ नहीं पाई और तुम्हें उसके हवाले कर दिया था। ना कि मैं ही जानता था कि इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं थी। मैं अपनी माँ पर कोई बोझ नहीं था, बल्कि वह तो वाकई मौसी के ख्याल से मुझे वहाँ छोड़कर आई थी। उनका दिल बिल्कुल साफ था। अब मेरी माँ ने मुझे अपने साथ ही रख लिया। फिर एक दिन मैं पापा और मेरी माँ मेरा सामान लेने मौसी के घर पहुँच गए। पापा ने मौसी से लड़ाई की और उन्हें भला बुरा कहा कि वह अपना जवान बेटा उनके हवाले करके गए थे और उन्होंने इसका क्या सिला दिया। इस पर मौसी ने जो बात कही थी उसे सुनकर मेरे माँ बाप की बोलती बंद हो गई थी। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि आगे क्या बोले। मौसी गुस्से से चीखते हुए कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी हमदर्दी में नहीं बल्कि मेरी दौलत जायदाद के लालच में अपना बेटा मुझे सौंपा था। तुम लोगों ने मेरे बेटे को भी अपने साथ मिला लिया था। वह हमेशा तुम लोगों के गुणगान गाता रहता था। तुम लोगों ने सोचा होगा कि ऐसा करके मेरी सारी दौलत को हथिया लोगे। वह ना जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। तब हमें पता चला कि मौसी के दिल में हमारे लिए कितनी नफरत भरी हुई है। मौसी को लग रहा था कि हम दौलत जायदाद के चक्कर में उनके बेटे से इतना प्यार जताते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मेरी मौसी मेरी माँ से चीखते हुए बोली कि मेरे बेटे पर डोरे डाल रखे थे। तुम लोगों ने अपनी देवरानी की बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहती थी, जिससे कि मेरे बेटे को मुझसे छीन सको और सारी दौलत जायदाद हथिया सको। उस दिन भी मेरा बेटा मेरे पास यही कहने आया था कि माँ, मौसी जी की देवरानी की बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे पसंद करता हूँ। और मैं फौरन समझ गई थी कि यह सब पट्टी तुम्हारी पढ़ाई हुई है। मैंने फौरन मना कर दिया था। मैंने अपने बेटे की सारी इच्छा पूरी की थी, लेकिन मैं उसकी इच्छा हरगिज से पूरी नहीं कर सकती थी। मेरा बेटा मेरी बहुत इज्जत करता था, मेरी सारी बातें मानता था। जब मैंने उसे इस शादी के लिए मना किया तो वह मेरी बात मान गया था, लेकिन वह बिल्कुल खामोश हो गया था और उस रात अपने कमरे में चला गया था।
लेकिन सुबह अपने कमरे में बेजान शरीर के साथ मिला था। मेरे बेटे की यह मौत हादसा नहीं, बल्कि मुझे विश्वास है कि तुम लोगों ने ही मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया था। मौसी की घटिया सोच पर हम लोग कांप रहे थे। मेरी माँ ने जब मुझे मौसी के हवाले किया था कि आज से यह तुम्हारा बेटा है, तो मौसी को और भी ज़्यादा विश्वास हो गया था कि हम सच में उनके दौलत हथियाना चाहते हैं, तभी उनके घर में अपना बेटा दे रहे हैं। वह पहले तो खामोश रही, मगर फिर सोचा कि अगर हम लोगों उनका बेटा छीन सकते हैं तो वह भी हमारे घर का जवान बेटा उनसे छीन सकते हैं, और फिर इसलिए उन्होंने मेरे साथ वह घटिया हरकत की थी। पापा ने गुस्से से कहा कि हमें तुम्हारी दौलत का कोई लालच नहीं है। जो मरा वह सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं, बल्कि मेरा भी कुछ लगता था। पापा ने कहा कि हम ऐसी दौलत पर लानत करते हैं, इसके लिए किसी मासूम की जान देनी पड़े। पापा और मम्मी सारा सामान लेकर घर लौट आए और मौसी को अकेला छोड़ आए थे। पूरा घर मेरे आसपास जमा रहता था और मेरा ख्याल रख रहा था। सबको मेरी मौत का डर था, सब मेरा ध्यान रख रहे थे और डॉक्टर के कहे अनुसार मुझे टाइम पर दवाइयाँ दे रहे थे। अब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा था, लेकिन मुझे अभी भी अपनी मौसी का ख्याल आता था। मुझे उनका वह छुप छुप कर रोना याद आता था कि कैसे वह अपने बेटे के गम में छुप छुप कर रोया करती थी। मैं तो उन्हें अपनी माँ समझने लगा था और उनके साथ रहने से मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी। मैं जैसे ही ठीक हुआ, मौसी के पास फिर से पहुँच गया था। मौसी मुझे देखकर नजरें चुराने लगी थी। वह बहुत ही कमज़ोर और बीमार लग रही थी। मैंने उनसे हाथ थामकर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। मैंने मौसी से कहा कि आप अपने सारे दौलत को गरीबों में बांट दे और गरीबों के लिए एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा दे, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाए। हो सकता है ऐसा करने से आपके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी और आपके दिल को भी चैन मिलेगा। मुझे आपके दौलत का कोई लालच नहीं है। मेरी बात सुनकर मौसी रो पड़ी थी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी। उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा था। मैंने माँ समझकर अपनी मौसी को माफ़ कर दिया। उन्होंने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा मुझे देने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर मौसी ने अपनी सारी दौलत आज गरीबों में बांट दी थी। अपने बेटे के नाम से एक हॉस्पिटल बनवाया और उसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होने लगा। अब मौसी हमारे साथ ही रहती हैं। उनके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देती है, जिसे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मेरे घर वालों ने भी मौसी को माफ़ कर दिया है और हम सब लोग अब मिलकर रहते हैं।